हेलो फ्रेंड्स। 4 अप्रैल को पाकिस्तान के एक मिलिट्री कोर्ट ने भारत के नागरिक कुलभूषण यादव को मौत की सज़ा सुनाई। 10 अप्रैल को पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इस सज़ा को कन्फर्म कर दिया। इसके बाद भारत पाकिस्तान के जो संबंध है उसमें एक नया मोड़ आया। हम लोग इस इशू को आज गहराई से अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कुलभूषण यादव कौन है, उनका जो पूरा टाइमलाइन है, कब अरेस्ट हुए, कब उनको सज़ा दी गई, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपना कन्फेशन लिया था, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है जाधव को सेव करने की, बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली। हमारा एम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को एनालाइज करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 10 अप्रैल को द हिंदू में एक न्यूज़ आई, पाकिस्तान सेंटेंसेस फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर टू डेथ। ये फॉर्मर इंडियन ऑफिसर जो थे वो थे हमारे कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा डेथ की सज़ा सुनाई गई थी। इस डेथ की सज़ा को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कन्फर्म किया था। उन पे चार्जेस क्या थे? उन पे चार्जेस ये थे कि वो इंडिया के रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक के लिए स्पाइंग कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पर तैनात थे। वहाँ पे बलूचिस्तान में और कराची में वो पीस को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आए थे। तो जैसे ही इंडिया में ये न्यूज़ आई वैसे ही भारत सरकार ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने ये कहा कि इफ़ कुलभूषण यादव इज़ हैंग्ड, अगर कुलभूषण यादव को फांसी दी जाती है तो इसे एक प्री मेडिटेटेड मर्डर माना जाएगा, पूर्व नियोजित हत्या मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कुलभूषण यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए हैं, और भी अन्य कारण हैं जो हम आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। फिर इसके बाद जो इंडिया है उन्होंने पाकिस्तान के 12 प्रिजनर्स जो कि इंडिया में अपनी जो सज़ा थे उसको पूरी कर चुके थे, उसको रिलीज़ करने से इनकार कर दिया, उस पर रोक लगा दी। अभी पाकिस्तान ने ये कहा है कि कुलभूषण यादव जो है वो बलूचिस्तान में जासूसी और विध्वंसक कार्रवाइयों में नियुक्त थे। अब हम देखते हैं कि आखिर ये कुलभूषण यादव है कौन। वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैं। वो 1987 में एनडीए में आए थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आए थे। 2001 में वो भारतीय नौसेना से जुड़े। फिर उसके बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के ईरान के जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे कारोबार कर रहे थे। उनका पूरा परिवार मुंबई में रहता है और उनका ईरान के बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट के आसपास उनका कारोबार था। उनको ईरान में रहने की अनुमति दी गई थी। पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान के इलाके से गिरफ्तार किया गया था, मगर भारतीय एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान ने उनको एक सुन्नी आतंकवादी समूह से प्राप्त किया था। मतलब कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के आर्मी ने गिरफ्तार नहीं किया था, पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, उसको एक सुन्नी आतंकवादी समूह ने पकड़ा था और इस समूह ने यादव को पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया था। दोस्तों अब हम इस पूरे इशू का एक टाइमलाइन देख लेते हैं। कहानी शुरू हुई 3 मार्च 2016 को। इस दिन पाकिस्तान ने जाधव को बलूचिस्तान के चमान इलाके से गिरफ्तार करने का दावा किया। उन्होंने ये कहा कि वो ईरान की तरफ से घुसपैठ कर रहे थे। जाधव को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया था और उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी। ये स्टेटमेंट दिया भारत के ऑफिसर्स ने। फिर इस गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाधव के कन्फेशन की वीडियो रिलीज़ की। इस वीडियो में जाधव ने खुद को, अपने आप को एक भारतीय जासूस कबूल किया है और उन्होंने अपने आप के रॉ एजेंट होने का दावा किया है। The main issues regarding this were that they were planning to conduct some operations within the next immediate future, near future. So the moment I realized that my intelligence operations have been compromised on my being detained in Pakistan, I revealed that I am an Indian naval officer. ध्यान दें कि ये जो कन्फेशन इंटरव्यू है ये उनकी गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ किया गया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने स्टेटमेंट को कई बार कॉन्ट्राडिक्ट किया। इस वीडियो में करीब 29 कट्स थे। ये दिखाता है कि उन्हें ट्यूटर्ड किया गया था, उन पे प्रेशर था काफ़ी। ये इंटरव्यू मार्च में आई थी। अप्रैल में पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ एक केस फाइल किया। दिसंबर 2016 में पाकिस्तान सरकार के जो सलाहकार हैं सरताज अजीज, उन्होंने पाकिस्तानी सीनेट को ये बताया कि कुलभूषण के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पर 29 मार्च 2017 को वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने ये कहा कि जाधव को भारत के सपुर्द नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। मामला आगे बढ़ा और 4 अप्रैल 2017 को जाधव को एक मिलिट्री कोर्ट ने सीक्रेट हियरिंग के दौरान डेथ की सज़ा सुनाई। 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उन्होंने इस सज़ा पे मुहर लगा दी, इसको कंफर्म कर दिया।
दोस्तों जो पनिशमेंट है ये तो अनाउंस हो चुकी है। अब हम एनालाइज करेंगे कि भारत के पास विकल्प क्या हैं। इसको एनालाइज करने से पहले आपको मैं 2 फैक्ट बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जब जाधव को अरेस्ट किया गया था तो भारत ने उसे अपना नागरिक माना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा फैक्ट ये कि भारत ने ट्रायल के दौरान जाधव से मिलने की काफ़ी कोशिश की थी, मगर पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय अधिकारियों को उससे मिलने नहीं दिया था। एक एग्रीमेंट है, नाम है वियना एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत अगर किसी देश का जासूस कहीं पकड़ा जाता है तो उसके मुकदमे की सुनवाई के लिए उसके देश को, किसको, इंडिया को वकील उपलब्ध कराने की इजाज़त होगी। ये जो वकील होगा वो उसी देश को उपलब्ध कराना होगा, इंडिया को ही उपलब्ध कराना होगा, पाकिस्तान को यह अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने वकील उपलब्ध कराना तो दूर, भारतीय अधिकारों को उनसे मिलने भी नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने एक तरह से इस वियना समझौते का पालन नहीं किया। तो इसको एक आधार बना करके भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ एक केस कर सकता है। ये एक सॉलिड प्रूफ है। दूसरी बात यह है कि कुलभूषण यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसको भी आधार बना करके वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक केस फाइल कर सकता है। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट के वो प्रोविज़न जो कि शांति काल में पालन करने थे उसका भी अनुपालन नहीं किया। उन्होंने एक बायलैटरल एग्रीमेंट का भी उल्लंघन किया है। तो ये तो थे हमारे स्टेप्स जो कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले सकते हैं। अब अगर हम इस मुद्दे को यूएन में ले जाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? हम यूएन में ये कह सकते हैं कि उन्होंने वियना एग्रीमेंट का पालन नहीं किया। 1971 में जो शिमला समझौता हुआ था उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया। आपको बता दें कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको इंडिया डेवलप कर रहा है। कुलभूषण का वहाँ पे कारोबार था, तो भारत इस कारोबार के जो दस्तावेज है वो वहाँ पे जमा करा सकता है प्रूफ के तौर पर। तो ये तो हुआ वो स्टेप जो कि भारत मल्टीलेटरल स्टेज पर ले सकता है। भारत बायलैटरली क्या कर सकता है? वो पहले तो कंसल्ट कर सकता है यूएस से। यूएस प्रेसिडेंट को वो प्रेशराइज कर सकता है ताकि ट्रंप पाकिस्तान पर प्रेशर डाल करके जाधव को रिलीज करवाए। आपको एक बात और बता दें कि कुलभूषण को फांसी की सज़ा मिलने के पहले पाकिस्तान के एक मेजर को नेपाल से अगवा कर लिया गया था। अगवा करने के दूसरे ही दिन पाकिस्तान से इस सज़ा की घोषणा आई। तो काफ़ी लोग इंडिया में इसको एक रेलिएशन के रूप में देख रहे हैं। मतलब कि भारत ने पाकिस्तान के एक जासूस को पकड़ा तो पाकिस्तान ने भी भारत के जासूस को सज़ा सुना दी। तो इंडिया कर क्या सकता है? इंडिया पाकिस्तान से ये जो जासूस हैं उनको एक्सचेंज कर सकता है। ये सब काम कब होंगे? ये सब काम तब होंगे जब हम लोग एक्सट्रीम केस में ये मान लें कि कुलभूषण एक जासूस है। भारत ने कुलभूषण को जासूस नहीं माना है, उसे केवल भारत का एक आम नागरिक माना है जो कि पहले एक इंडियन नेवल ऑफिसर था और वो ईरान में अपना कारोबार कर रहा था। वर्स्ट केस में अगर भारत कुलभूषण को एक जासूस मान भी लेता है तब भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस बचेंगे एक्सचेंज करने के और वियना एग्रीमेंट के प्रोविज़न को यूज़ करने के। दोस्तों, इंटरनेशनल लॉ के तहत जासूसी को और टेररिज्म को दोनों को अलग अलग अपराध माना गया है। जो जासूसी होती है उसे शांति काल का अपराध माना गया है और जो टेररिज्म है उसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना गया है, एक युद्ध माना गया है। तो अगर कोई व्यक्ति स्पाइंग के केस में पकड़ाता है तो उसके जो अधिकार होते हैं, उसके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। आपको उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ही करनी होगी। पाकिस्तान ने इन नियमों का सरासर उल्लंघन किया है और उनके राइट्स को वायोलेट किया है। आप एक बात और देखिए कि जो कुलभूषण यादव हैं वो पाकिस्तान में एक फॉरेन नेशनल हैं, वो भारत के नागरिक हैं। उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने उनको कोर्ट मार्शल किया। ये एक काफ़ी पेक्यूलियर केस है। उन्होंने कोर्ट मार्शल के जो ग्राउंड्स हैं उनको भी क्लियर नहीं किया, किस ग्राउंड पर उनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है ये भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो भारत सरकार अगर चाहे तो कुलभूषण यादव का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट से सिविल कोर्ट में शिफ्ट करने की गुजारिश कर सकता है, मगर जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हाईली अनलाइकली है, ये उतना फ़ायदा नहीं है इसका। उन्होंने ये एडवाइस दिया है कि भारत सरकार को जाधव को एक्सचेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में भारत को पहले से तय कर लेना चाहिए कि उनका रिस्पांस क्या होगा अगर पाकिस्तान की सरकार इस जो पनिशमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दे, अगर वो जाधव को एग्जीक्यूट कर दे, उस केस में भारत का रिस्पांस क्या होगा।
दोस्तों ये पूरा जो इशू है ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। हम लोग इसे एक रिटेलिएशन के रूप में देख रहे हैं। इस इशू को हमारी जो सिक्योरिटीज एजेंसी हैं उन पे छोड़ना सही रहेगा, मगर हमारी सरकार को दोनों देशों की सरकार को इस पे आपस में काम करते रहना चाहिए, वहाँ पे नेगोशिएशंस करते रहने चाहिए। तो दोस्तों आज हमने एनालाइज़ किया, हमने पूरा इशू समझा, जो टाइमलाइन थी वो देखा, भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं हमने उसको एनालाइज़ किया। अब आपको एक जवाब देना है सवाल का। आप ये बताइए कि ईरान में जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? पाकिस्तान में एक पोर्ट है जिसे चाइना डेवलप कर रहा है, उस पोर्ट का नाम क्या है? आप ये भी बताइए। पहला क्वेश्चन हो गया, चाबहार को कौन डेवलप कर रहा है। दूसरा पोर्ट ये, पाकिस्तान में एक पोर्ट है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है, आपको उस पोर्ट का नाम बताना है। दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। at that time. And you said once that of the three countries that you grew up in, India, Pakistan, and England, Pakistan was the one you felt most like an outsider. Yeah, Pakistan sucks.